Hello dear students, good morning. BA Part Third Honors Political Science। आज मैं आप लोगों को पेपर 6 के अंतर्गत जो पेपर का नाम है पॉलिटिकल थॉट, उसके अंतर्गत अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत के बारे में बताएंगे। एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ एजुकेशन। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की तरह अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और विचार के योग्य माना जाता है। अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत को भी विचार करने योग्य माना जाता है। प्लेटो की तरह अरस्तु को भी इस बात का दुख था कि स्पार्टा जैसे नगर राज्य में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है, फिर भी एथेंस जो है उसका अनुसरण, उसके अच्छाइयों को अनुसरण नहीं कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। अतः प्लेटो और अरस्तु दोनों के शिक्षा सिद्धांत में अपने नगर राज्य के बच्चों के शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा योजना का प्रारूप प्लान फॉर एजुकेशन प्रस्तुत किया गया। अरस्तु ने अपने महान रचना पॉलिटिक्स के 7वीं और 8वीं पुस्तकों में अपने शिक्षा सिद्धांत का उल्लेख किए हैं। पॉलिटिक्स के अंतिम भाग में ही अरस्तु ने शिक्षा पर अपने विचार प्रकट किए हैं। अतः उनकी जो शिक्षा की जो रूपरेखा है वो पूर्ण होने के पूर्व ही पॉलिटिक्स में समाप्त हो जाती है। वैसे भी पॉलिटिक्स का जो अंतिम अंश है वह लुप्त हो गया है। और विभिन्न विद्वानों का मानना है कि अरस्तु ने लुप्त अंश में ही, जो अंश नहीं मिल रहा है पॉलिटिक्स का, उसमें ही अपनी शिक्षा की रूपरेखा को पूरा किया है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य था व्यक्ति में सद्गुणों की प्राप्ति था। शिक्षा द्वारा व्यक्ति में कैसे सद्गुणों का विकास हो उसकी प्राप्ति था। अच्छे गुण लोगों में कैसे आ जाए, ये प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य था, जिससे कि वह स्वयं को अन्य लोगों से अलग और श्रेष्ठ साबित कर सके। किंतु अरस्तु का जो शिक्षा सिद्धांत की जो योजना है और उसका जो उद्देश्य है वह व्यक्ति की भावनाओं को
इस ढंग से ट्रेन करना है, इस ढंग से प्रशिक्षित करना है जिससे कि उसमें विवेक का उत्थान हो सके और विवेक के उत्थान में सहायता मिल सके। अरस्तु की शिक्षा का उद्देश्य ऐसे श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करना है, ऐसे अच्छे लोगों का निर्माण करना है जो ज्ञानवान हो, जिसमें विवेक हो और उसके माध्यम से, उसके विवेक और उसके ज्ञान के माध्यम से राज्य संबंधी विषयों पर चिंतन करने की स्थिति विद्यमान हो सके। अरस्तु ने शिक्षा के अनेक उद्देश्य बतलाए हैं। अरस्तु ने शिक्षा के बारे में अनेक उद्देश्यों की ओर इशारा किया है। शिक्षा संबंधी जो उनकी धारणा है वह व्यक्ति को सुखी और सदाचारी बनाना है, व्यक्ति के चरित्र का नैतिक निर्माण करके उसे राज्य का आज्ञापालक एवं उपयोगी सदस्य बनाना चाहती है। नैतिक गुणों का विकास करके मनुष्य में नैतिक शिक्षा को पुष्पित और फलवित करके उसे ऐसा बनाना है कि जो वह राज्य की आज्ञा का पालन कर सके और राज्य के लिए एक उपयोगी सदस्य के तौर पर समाज में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। प्लेटो की तरह अरस्तु ने शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ विद्याओं में शुमार किया है। उनके अनुसार शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वह है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, अरस्तु शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना चाहता है। सर्वांगीण कहने का मतलब है कि मनुष्य के जीवन से संबंधित जितने भी पक्ष हैं, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, नैतिक, ये जितने भी जीवन के पहलू हैं, सभी पहलुओं में और सभी क्षेत्रों में सामाजिक के साथ साथ नैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में मनुष्य का विकास करना है। उन्होंने अपनी शिक्षा योजना में बालकों की शारीरिक, मानसिक और नैतिक दृष्टि से उत्तम नागरिक निर्मित करने की योजना प्रस्तुत की है। दूसरे, प्लेटो के शिक्षा का उद्देश्य राजनीतिक भी है। अरस्तु ने शिक्षा को राजनीति का एक अंग माना है। उसने विभिन्न राजनीतिक विषयों के अध्ययन पर जोर न देकर यह कहा है कि राज्य के नागरिकों को शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक स्वरूप के सांचे में ढलने का प्रयास करना चाहिए। प्लेटो ने शिक्षा का नैतिक उद्देश्य की ओर भी इशारा किया है। अरस्तु ने
शिक्षा के माध्यम से ज्ञान की अभिवृद्धि के बजाय चारित्रिक विकास को अधिक महत्व दिया है। अरस्तु ने किताबी ज्ञान के साथ साथ मनुष्य के चारित्रिक ज्ञान और चारित्रिक विकास को अधिक महत्व दिया है। कैरेक्टर के डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया है। अच्छे कैरेक्टर के निर्माण के लिए वह अपनी विस्तृत योजना प्रस्तुत करते हैं। अब कहते हैं कि शिक्षा जो है मानव जीवन में विनम्रता, उदारता, न्यायप्रियता आदि सद्गुणों का संचार करती है। कला का विकास। अरस्तु ने अपने शिक्षा सिद्धांत में दर्शन और विज्ञान के बजाय कला के विकास पर बल दिया है। उसने शिक्षा के कलात्मक उद्देश्य का महत्व स्वीकार करते हुए एक्सरसाइज और म्यूजिक, व्यायाम और संगीत पर विशेष जोर दिया है। जहां प्लेटो ने राज्य के संरक्षकों और सैनिकों के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की है, प्लेटो ने अपने शिक्षा सिद्धांत में संरक्षकों कहने का मतलब है कि जो राजा हैं जो शासन करने का काम करते हैं, और सैनिकों जो राज्य की सुरक्षा के काम करते हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षा व्यवस्था प्रस्तुत की है। वहीं दूसरी ओर इसके उलट अरस्तु ने सभी नागरिकों के लिए एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था की है, क्योंकि उनकी नज़र में शिक्षा का जो उद्देश्य है सभी को उत्तम नागरिक बनाना है, सभी को राज्य के उत्तम नागरिकों में शुमार करना है, कार्य कुशल बनाना है, गुण संपन्न बनाना है, विनम्र बनाना है, उदार बनाना है, साहसी बनाना है, न्यायप्रिय और आत्मसंयमी भी बनाना है। अरस्तु मानव समाज के हाथ में शिक्षा को ऐसे साधन मानता है जो मनुष्य की आदतों का परिमार्जन कर विवेकशील और सार्थक बनाने का प्रयास करता है। शिक्षा ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति में श्रेष्ठ गुणों का निर्माण करता है। यदि शिक्षा के साँचे में ढलकर व्यक्ति को पूर्ण न बनाया जाए तो वह बड़ा खतरनाक प्राणी सिद्ध होगा। कारण यह है कि जन्म से ही व्यक्ति प्रज्ञान तथा चारित्रिक गुणों के दो शस्त्रों से युक्त है जो अपने मानव को खूंखार बना देते हैं। अतः यह नितांत आवश्यक है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति को गुणवान एवं नियम पालक बनने का राज्य द्वारा सक्रिय कदम उठाया जाए। अरस्तु के शिक्षा के प्रमुख जो कार्य हैं, जो फंक्शन हैं, उसका भी दृष्टिपात करना आवश्यक है। अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत के जो प्रथम कार्य हैं वह है सद्जीवन की प्राप्ति में सहायता। अरस्तु के अनुसार राज्य का जो प्रमुख उद्देश्य है वह सद्जीवन की प्राप्ति है। सद्जीवन मतलब जिसमें जो जीवन अच्छाई से परिपूर्ण है, सच्चाई से, चारित्रिक गुणों से परिपूर्ण है।
और शिक्षा का प्रमुख कार्य जो है सद्जीवन की प्राप्ति में सहायता देना भी है। दूसरे अरस्तु के जो शिक्षा सिद्धांत के जो महत्वपूर्ण कार्य है वह है मानव आवश्यकताओं की पूर्ति का कार्य। मानव की 3 प्रकार की आवश्यकताओं के बारे में अरस्तु उल्लेख करते हैं। 3 प्रकार की क्रियाओं के बारे में उल्लेख करते हैं। चिंतनात्मक, दूसरा क्रियात्मक और परिचर्यात्मक। चिंतनात्मक भाग की संगीत क्रिया विवेक है, विजडम है, और क्रियात्मक भाग की संगीत क्रिया जो है नैतिकता है, मोरालिटी है। और परिचर्यात्मक भाग की जो संगति है, क्रिया है, जो आत्मसंयम है। इनमें विवेक, नैतिकता और आत्मसंयम दोनों में प्रधान है। नैतिकता आत्मसंयम से उत्कृष्ट है। तीनों प्रकार की क्रियाओं के बीच समन्वय होना जरूरी है। यही जीवन का पूर्णत्व है। शिक्षा का कार्य व्यक्ति को पूर्ण बनाना है। तीसरा है अच्छे नागरिकों का निर्माण। अरस्तु शिक्षा द्वारा अच्छे नागरिक पैदा करना चाहते हैं। व्यक्ति के अंदर पशुत्व, वासना और विवेक तीनों ही है। पशु के भी गुण है, वासना भी है और ज्ञान भी है, विवेक भी है। शिक्षा के द्वारा अपने वासनात्मक जीवन में व्यक्ति आत्मसंयम लाता है और विवेक की क्षमता को बढ़ाता है। शिक्षा के माध्यम से विवेक में वृद्धि करता है, विवेक की क्षमता को बढ़ाता है। और व्यक्ति जब कानून और न्याय की अवज्ञा करता है तो सबसे बुरा पशु बन जाता है। अरस्तु कहते हैं कि जब व्यक्ति कानून को नहीं मानता है और न्याय की ओर ध्यान नहीं देता है, जस्टिस की ओर ध्यान नहीं देता है, जस्टिस को नहीं मानता है, उसकी अवहेलना करता है, तो वह सबसे बुरा पशु, मतलब एक जानवर के समान हो जाता है। इसीलिए पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सभी को राज्य के लिए प्रशिक्षित करना आवश्यक है और राज्य के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। चौथा जो अरस्तु के अनुसार राज्य के जो शिक्षा के जो प्रमुख कार्य है वह है राज्य के मूल सिद्धांतों का परिवर्तन। शिक्षा राज्य के मूल सिद्धांतों के प्रति जनमत तैयार करती है। शिक्षा के माध्यम से राज्य के जो मूल थ्योरी हैं, राज्य के जो सिद्धांत हैं, राज्य के जो उद्देश्य हैं, उसके जो प्रति है रेफरेंडम तैयार करने का काम करती है, जनमत तैयार करने का काम करती है। राज्य के कानून और आदेशों के प्रति लोगों में श्रद्धा पैदा करती है। राज्य के जो कानून हैं और राज्य के जो ऑर्डर पारित होते रहते हैं समय समय पर, उसको मानने के लिए और उसको फॉलो करने के लिए उसमें शिक्षा जो है श्रद्धा उत्पन्न करने का काम करती है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा की योजना जो है राज्य द्वारा चलाई जाती है। अतः यह स्वाभाविक है कि राज्य की शिक्षा का उद्देश्य राज्य के प्रति श्रद्धा और निष्ठा के भावों को जागृत करना भी है। शिक्षा इसलिए राज्य के हितों का सबसे बड़ा संरक्षक और वाहक है। शिक्षा के द्वारा ही लोगों में राज्य की आज्ञा और कानूनों के पालन की प्रवृत्ति पैदा की जा सकती है। पांचवा है सामाजिक गुणों का विकास। शिक्षा का कार्य जो है मनुष्य में सामाजिक गुणों का विकास करना भी है।
प्लेटो की शिक्षा का जो मुख्य कार्य है वह लोगों में सामाजिक गुणों का विकास करना भी है। शिक्षा मनुष्य में सहयोग, सामंजस्य, सहिष्णुता आदि गुणों का विकास करती है। अरस्तु की शिक्षा योजना को 3 भागों में या 3 स्टेज में बांटा जा सकता है। पहला जो स्टेज है वह है जन्म से 7 वर्ष की उम्र तक। दूसरा जो स्टेज है वह है 7 वर्ष से 14 वर्ष तक। और अंतिम तीसरा जो स्टेज है वह है 14 से 21 वर्ष की उम्र तक निर्धारित किया गया है। इस प्रकार अरस्तु की शिक्षा योजना 3 सप्तवर्षीय योजनाओं में विभक्त है, यानी 3 स्टेज में 7-7 वर्ष के अंतराल में विभक्त है। 3 बार में 7-7 वर्ष पर वह चेंज होता है और प्रत्येक सोपान जो है 7 वर्ष के लिए निर्धारित है। शिक्षा का जो प्लेटो के शिक्षा का जो प्रथम स्टेज है, इस अवस्था में पालने से लेकर 7 वर्ष की अवस्था तक के बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था है। गोद से लेकर 7 वर्ष तक की शिक्षा की व्यवस्था है। यह शिक्षा घर पर ही माता पिता की देखरेख में होनी चाहिए। शिक्षा के इस फर्स्ट स्टेज को अरस्तु ने भी 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 शैशवावस्था यानी बचपना, दूसरा 5 वर्ष की उम्र तक की शिक्षा और तीसरा 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की तक की शिक्षा। शैशवावस्था में, शिशु की अवस्था में बच्चों के पालन पोषण, खुराक एवं स्वास्थ्य परीक्षण पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। अरस्तु के अनुसार इस अवस्था में नवजात शिशुओं को दूध अधिक पिलाना चाहिए और शराब कम, क्योंकि दूध से शक्ति मिलती है, जबकि शराब से कई तरह के रोग हो जाते हैं। बच्चों को अधिक से अधिक क्रियाशील बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। इस अवस्था में बच्चों का जो शरीर है जितना हिलता डुलता है, गतिमान रहता है, उतना ही उनके लिए शारीरिक लाभ पहुंचाता है। और शैशवावस्था की समाप्ति के बाद बच्चों को 5 वर्ष की उम्र तक का जो काल है वह शारीरिक विकास का काल होता है। इसमें बच्चों के शारीरिक गठन की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। उस पर पढ़ाई का बोझ नहीं डालना चाहिए। उनके अंगों के संचालन के लिए मनोरंजन खेलों का प्रबंध होना चाहिए। उन्हें ऐसी कहानियाँ सुनानी और खेल खिलाने चाहिए जो उनके भावी जीवन के लिए तैयार करने में सहायक हो। बच्चों को अच्छे कपड़े और संस्कार देने चाहिए। अतः वह बच्चों के निम्न कोटि की किसी वस्तु के संपर्क में नहीं आने देना चाहते हैं। 5 वर्ष के बाद 7 वर्ष की उम्र तक के बच्चों के लिए अरस्तु ने कहा है कि वे उन कार्यों को करते हुए देखने का अवसर मिलना चाहिए जिन्हें वे भविष्य में स्वयं करेंगे। इस आयु के बच्चों को भी अभद्र और अश्लील तथा बुरी वस्तुओं के प्रभाव से बचाना चाहिए। शासकों को इस बात का कोशिश करना चाहिए, राजाओं को इस बात का कोशिश करना चाहिए कि कहीं भी अश्लील और अशोभनीय कार्यों की अनुकीर्ति करने वाली मूर्तियां के चित्र न हो। शिक्षा के अधीक्षक को चाहिए कि वह देखे कि बच्चे अपने अवकाश का समय किस प्रकार बिताते हैं। बच्चों को दासों की संगति में, बच्चों को जो है गुलामों की संगति में, दासों की संगति में कम से कम रखना चाहिए। उनके संपर्क में नहीं आने देना चाहिए। अरस्तु ने
शिक्षा का जो दूसरा सोपान बताए हैं, उसके अंतर्गत जो है शिक्षा योजना का जो दूसरा स्टेज है वह 7 वर्ष की उम्र के बाद 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक है। इस अवधि में लड़के या लड़की के शारीरिक विकास के साथ साथ उन्हें कुछ पढ़ना और लिखना भी सिखाया जाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई और चित्रकला उपयोगी विषय होने के कारण पढ़ाया जाना चाहिए। व्यायाम का प्रशिक्षण साहस पैदा करने के लिए आवश्यक है। एक्सरसाइज जो है वह योग और व्यायाम जो है वह अरस्तु के नज़र में मनुष्य में साहस पैदा करने के लिए आवश्यक है। और बच्चों के व्यायाम से अरस्तु का जो तात्पर्य है वह उछाल कूद मुक्केबाजी और कुश्ती से है। अरस्तु ने कठोर व्यायाम का नहीं बल्कि हल्के व्यायाम का समर्थन किया है। अरस्तु ने इस एज में जो कठोर एक्सरसाइज हैं, जो कठिन एक्सरसाइज हैं, उसको न करके हल्के फुल्के एक्सरसाइज की ओर ध्यान इंगित किया है। इस अवस्था में अरस्तु ने व्यायाम के साथ साथ पढ़ने लिखने, चित्रकारी और रंग चित्र की भी कुछ शिक्षा देने को कहा है। अरस्तु के अनुसार इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा राज्य के नियंत्रण में दी जानी चाहिए। अरस्तु के जो तीसरा स्टेज है शिक्षा का, उसमें है कि 14 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक है। अरस्तु का कहना है कि इस स्टेज में बालकों को सरकार के स्वरूप के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सरकार के जो क्रियाकलाप हैं उसके अनुसार ट्रेंड किया जाना चाहिए, जिसके अधीन उसे रहना है। इसके अतिरिक्त उनके मानसिक और शारीरिक विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। मेंटली और फिजिकली डेवलपमेंट की ओर इस स्टेज में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अरस्तु के अनुसार बालकों का जो अधिकतम मानसिक विकास करने के लिए 14 वर्ष से 17 वर्ष की आयु तक निरंतर गंभीर अध्ययन करना चाहिए। मानसिक विकास के लिए 14 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक स्टडी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और उनके अध्ययन के विषय पढ़ना लिखना, चित्रकला, संगीत, अंक गणित और रेखा गणित होना चाहिए। अरस्तु ने संगीत विद्या के अध्ययन पर सबसे अधिक जोर दिया है। म्यूजिक पर ज़्यादा जोर दिया। अरस्तु संगीत को आत्मा का गुण मानते हैं। जब तक संगीत की शिक्षा नहीं होगी आत्मा का पूर्ण विकास नहीं हो सकेगा, ऐसा अरस्तु का मानना है। संगीत जो है मनुष्य के नैतिक जीवन के विकास में भी बहुत सहायक है। मोरल के विकास में भी, मोरलिटी के विकास में भी म्यूजिक का काफ़ी योगदान है। अरस्तु ने 18 वर्ष से 21 वर्ष के उम्र तक के 4 वर्ष की अवधि को व्यायाम और सैनिक प्रशिक्षण काल माना है। इसमें जो 4 वर्ष है वह व्यायाम और सैनिक प्रशिक्षण, आर्मी ट्रेनिंग माना है। इस आयु में व्यायाम और कड़ा परिश्रम करवाया जाना चाहिए। अरस्तु ने इन दो अवधियों को एक दूसरे से पृथक रखकर मस्तिष्क और शारीरिक दोनों के विकास को स्वतंत्र और निर्बाध रखने पर जोर दिया है। इतना शब्द देखने के बाद अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं उस पर भी गौर करना जरूरी है। अरस्तु के शिक्षा सिद्धांत की विशेषताओं को विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत हम लोग समझ सकते हैं, जिसमें पहला है
राज्य पर शिक्षा का पूर्ण नियंत्रण। प्लेटो की तरह अरस्तु शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का पूर्ण नियंत्रण, फुल कंट्रोल चाहते हैं। राज्य जो है शिक्षा को अपने अधीन रखे, अपने नियंत्रण में रखे, ऐसा अरस्तु का भी मानना है। और उनका कहना है कि राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों की प्रकृति को शासन और संविधान के अनुसार ढालना पड़ता है ताकि वे राज्य के स्वरूप के साथ संगति रखें, राज्य के क्रियाकलापों के साथ कदम ताल रख सकें। और यह तभी संभव है जब शिक्षा पद्धति पर राज्य का नियंत्रण होगा। सरकार, राज्य कहने का मतलब है कि सरकार का नियंत्रण होगा। शिक्षा को व्यक्तिगत हाथों और संस्थाओं के स्वामित्व में छोड़ देने से शिक्षा में विविधता आ जाएगी, परंतु राज्य की शिक्षा में विविधता नहीं बल्कि एक रूपता की जरूरत है, क्योंकि राज्य का अंतिम उद्देश्य एक होता है। अरस्तु का कहना है कि अगर शिक्षा को राज्य के नियंत्रण से मुक्त करके व्यक्तिगत हाथों और व्यक्तिगत संस्थाओं को दे दिया जाएगा तो उसमें कई प्रकार की विभिन्नताएं आ जाएगी, जो कि सही नहीं होगा। इसलिए राज्य की शिक्षा में एक रूपता बनी रहे, इसके लिए राज्य द्वारा शिक्षा पर पूर्ण नियंत्रण आवश्यक है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की जो दूसरी विशेषता है वह राज्य का दायित्व है। शिक्षा जो है राज्य का दायित्व है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा जो है व्यक्ति के विकास का साधन है। राज्य व्यक्ति का अधिक विकसित और अधिक नैतिक रूप है। वह लौकिक जीवन के लिए साध्य है। शिक्षा इस साध्य को प्राप्त करने का साधन है। अतः शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य के दायित्वों का निर्धारण हो सकता है और राज्य के ऊपर इसलिए शिक्षा को उनका उत्तरदायित्व आवश्यक है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की जो तीसरी विशेषता है वह व्यावसायिक प्रशिक्षण का विरोध करना है। अरस्तु ने व्यावसायिक प्रशिक्षण, कमर्शियल ट्रेनिंग को अपनी शिक्षा योजना में शामिल नहीं किया है। व्यवसाय, उद्योग धंधे तथा अन्य आर्थिक प्रकृति के कार्यों में लगे हुए लोगों को उसने नागरिकों में स्थान नहीं दिया है। अतः स्वाभाविक है कि वह व्यावसायिक प्रशिक्षण को अपनी शिक्षा योजना में स्थान नहीं देना चाहते हैं। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की जो चौथी विशेषता है वह शिक्षा के मूलभूत विषयों पर बल है। अरस्तु ने उन विषयों का उल्लेख किया है जो शिक्षा के मूलभूत विषय होने चाहिए। पढ़ना, लिखना, शारीरिक प्रशिक्षण, संगीत तथा चित्रकला को उसने प्रमुख विषय माना है। ये धनोपार्जन, ज्ञान प्राप्ति तथा अनेक राजनीतिक कार्यों के लिए उपयोगी विषय हैं। शारीरिक प्रशिक्षण मुख्य रूप से साहस के गुण का विकास करता है। संगीत की शिक्षा को पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए मिला है कि मनुष्य के अवकाश के क्षणों में मन के समुचित संस्कार करने का माध्यम है। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार भी प्लेटो ने निश्चित किया है। अरस्तु ने निश्चित किया है। अरस्तु ने अपने शिक्षा सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया है। साइकोलॉजिकल बेस भी उन्होंने शिक्षा को दिया है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा मानव विकास के स्वाभाविक क्रम के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षा जो है मनुष्य के नेचुरल जो डेवलपमेंट है, उसका जो क्रम है, उसका जो सीरियल बना हुआ है, उसका अनुरूप होनी चाहिए। जन्म के बाद लगभग 7 वर्ष की आयु तक बच्चे घर पर ही देख रेख में हो
तथा मुख्य रूप से इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे दासों तथा अन्य अवांछनीय लोगों के संपर्क से पूर्ण रूपेण बचे रहें, क्योंकि इस उम्र में पड़े जो है बुरे प्रभाव जो पड़ता है वह जो है घातक होता है। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के कार्यों विशेषताओं को देखने के पश्चात हम कह सकते हैं कि अरस्तु की शिक्षा योजना में कई दोष होते हुए भी यह सर्वथा जो है महत्वहीन नहीं है। इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि यह मनोवैज्ञानिक आधार पर आधारित है और मनुष्य की स्वाभाविक जो क्रियाएं हैं उसके विकास पर वह आधारित है। और इसका दूसरा जो सबसे बड़ा गुण है, यह नागरिकों के चरित्र का निर्माण राज्य के स्वरूप के ढांचे में करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सिर्फ राज्य का स्थायित्व सुदृढ़ नहीं होता है बल्कि नागरिक राज्य के विकास में भी पूर्ण योगदान करते हैं। अरस्तु शरीर और मन की सभी शक्तियों का संतुलित विकास करना चाहता है। स्पार्टा की भांति केवल शारीरिक शिक्षा को अपना लक्ष्य नहीं बनाता है। स्पार्टा में जो था उस समय शारीरिक शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया था, जिसके विपरीत जो है अरस्तु ने शारीरिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक, मानसिक और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक ये सभी आधारों को भी अपने शिक्षा में शामिल किया है। और प्लेटो की तरह अरस्तु ने शिक्षा को केवल शासक और सैनिक तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि शिक्षा को संपूर्ण समाज के लिए निश्चित किया है। संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी बताया है और संपूर्ण समाज के लिए आवश्यक बतलाया है। इस प्रकार से अरस्तु का जो शिक्षा सिद्धांत है अपने कुछ विशेषताओं के साथ आज भी प्रासंगिक है। थैंक्स। फिर नेक्स्ट हम लोग इसमें दूसरे चैप्टर को देखेंगे। लॉकडाउन की अवधि तक हमारा अध्ययन अध्यापन का कार्य इसी प्रकार से सुचारू रूप से चलता रहेगा। धन्यवाद।